हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। दृष्टि 2024 आ गई है, जिसमें देखा जाए तो ये हमारा थोड़ा लेट चल रहा है, 3-4 दिन पीछे है। तो इसमें हम आज से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके समसामयिक घटना तरह चक्र रहता है। इसके अंतर्गत आपको जो करंट अफेयर है वो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का पूरा कंप्लीट कराया जाए, जिसमें आपका जो आगामी एग्जाम है यूपीएससी का, और उसके साथ आरओ का जो एग्जाम होने वाला है वो, और एक बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो इन सबको ध्यान में रखकर ये सीरीज आ। आपको पता ही है कि ये जो सीरीज आती है, मतलब कि ये जो दृष्टि मैगजीन है आपके यूपीएससी के एग्जाम के पूछने तक यार। तो आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके पहले ये मैगजीन आई हुई है। इसके पहले की मैगजीन भी हमारे द्वारा कवर कराई गई है। तो अभी जो ये मैगजीन है, इस मैगजीन के अंतर्गत इस जो किताब है इसकी रूपरेखा तो जान लेते हैं कि किस तरीके से ये किताब की रूपरेखा है। रूपरेखा के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि ये इसमें हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस मैगजीन के अंतर्गत आपकी सूक्ष्म दृष्टि को दिया गया है। सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत आपकी आती है, जैसे कि इसमें दिया गया है सूक्ष्म दृष्टि में आपके जैसे समसामयिक के लिए जो पूरा जब आप पढ़ लेंगे तो एक संक्षिप्त के तौर पर बैठा है, तो आपका रिवीजन याद करने के लिए आसान रहता है। फिर दूसरा टॉपिक जो आता है राष्ट्रीय परिदृश्य का। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आते हैं, एक राष्ट्रीय चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी, पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वायु राइट योजना को मंजूरी, नमो भारत रैपिड रेल उद्घाटन, मिशन मौसम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता, 23 का विधि आयोग डिजिटल कृषि मिशन, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज एवं प्रतीक, बाढ़ पत्तन शिलान्यास, एनआईसीटी द्वारा 12 नए औद्योगिक संघों को मंजूरी, एकीकृत पेंशन योजना। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत एक पूरे टॉपिक आते हैं। तो आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। जितना हमारा कंप्लीट होगा उसको राष्ट्रीय परिदृश्य को एक कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में हो जाए राष्ट्रीय परिदृश्य, अगर नहीं होता है तो 2 क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो इसके पहले बता देते हैं कि ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा इसके अंतर्गत तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों के बारे में पढ़ा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में, सम्मेलन, निर्वाचन और आपदाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आर्थिक परिदृश्य आता है, फिर वैज्ञानिक परिदृश्य आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का परिदृश्य दिया गया है, बिहार परिदृश्य दिया गया है, आपका बिहार स्पेशल दिया गया है क्योंकि बिहार का भी एग्जाम का आ गया है। फॉर्म जो है अभी भर रहे हैं, अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो आप भर सकते हैं। तो अभी बिहार पीसीएस का भी एग्जाम आ रहा है, तो इसके लिए बिहार स्पेशल दे दिया गया है। संक्षिप्तियां दी गई है, खेल परिदृश्य दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस मैगजीन के अंतर्गत वो पूरी डिटेल को दिया गया है। तो हमारा आज का जो हमारा मेन टॉपिक आता है राष्ट्रीय परिदृश्य, जो सबसे बड़ा टॉपिक भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि इस टॉपिक से देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन तो इसी राष्ट्रीय परिदृश्य से बनते हैं। तो आपको चलो शुरू करके हमारा जो पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक घटनाओं को विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर इसके अंतर्गत इस टॉपिक में एक नजर डालते हैं। और ये मैगजीन तो है ही कि इससे आपके प्रत्येक एग्जाम, मतलब कि खास तौर से आपके पीसीएस एग्जाम में तो 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ आपके राष्ट्रीय परिदर्शन से आएंगे। तो एक एक करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या दिया गया है। हमारा जो पहला टॉपिक आता है, पहले टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के संदर्भ में समकालीन चुनावों से तात्पर्य है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानमंडलों के स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने एक साथ कराए जाने वाले चुनाव से। तो ये जो अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय चुनाव की जो निर्वाचन विधियों पर 170 की रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है कि आपका जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं का चुनाव हो या स्थानीय विधान का चुनाव हो, एक ही बार चुनाव कराया जाए। इस प्रक्रिया को जैसे देखें कि मतलब कि जब 1951 से और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं चुनाव जो थे वह साथ साथ कराए गए थे, लेकिन यह क्रम जब धीरे धीरे चला तो उसमें काफी चेंजेस आए और इस चुनावी प्रक्रिया का जो चक्र था वो खुल गया। फिर 1991 में ये प्रक्रिया दोहराई गई, तो कई बार उसमें मतलब एक का चुनाव कराने के लिए कई बार प्रस्ताव आके गए, फिर संशोधन होते गए। तो इस तरीके से प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। तो ऐसे
कि अगर एक साल चुनाव कराने की प्रक्रिया को मंजूरी अभी हाल ही में मिली हुई है, तो वो अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो ये प्रेजेंट में नहीं, ये बल्कि 1951, 52 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे और अभी प्रेजेंट में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष उपयुक्त समय के निर्वाचन चक्र को अंत किए जाने की सिफारिश की गई है। तो ये जो अभी विधि आयोग के द्वारा 171वीं रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है। चलिए तो जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्मरणीय तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट किसको सौंपी गई थी, किसके द्वारा इसकी समीक्षा की गई और यह जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई किस डेट पर दिया गया और ये जो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है और अगर ऐसी प्रक्रिया हुई तो कुछ संविधान संशोधन के तहत मतलब कि कौन कौन से आर्टिकल में संशोधित करना पड़ेगा। तो ये सब आपके टॉपिक निकल कर आते हैं और यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्ताव को कराने की मंजूरी दी हो और यह प्रस्ताव जो है वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया और इसने देश में 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो एक साथ चुनाव के संदर्भ में क्या होगा, जब पहला चरण का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, द्वितीय चरण में सभी विधानसभाओं के चुनाव मतलब कि पहले चरण में ही सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे और द्वितीय चरण तब होगा जब प्रथम चरण का 100वां दिन मतलब कि 100 दिन के अंदर ही हो। ऐसा नहीं कि द्वितीय चरण तो बहुत लंबा हो या फिर बहुत पास में हो, तो उसमें एक 100 दिन का ड्यूरेशन दे दिया गया है कि अगर आपका लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव हो जाता है तो इसके 100 दिन के अंदर ही आपका स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न करा दिया जाए। इसके अंतर्गत रिपोर्ट में कहा गया है कि समकालीन चुनाव कार्यान्वयन को समीक्षा करने के लिए 2 प्रकार के संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके अंतर्गत आता है कि यह संविधान संशोधन विधेयक होगा, दूसरा विधानसभा द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अपनी प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 जो कि संसद के दोनों सदनों के लिए, अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों के लिए, तो आपको याद रखना है कि संसद के लिए कौन सा अनुच्छेद 83 और जो राज्य विधानमंडल है उनके लिए 172, जिसमें संशोधन करके अनुच्छेद 82 को अंततः स्थापित करते हुए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से संवैधानिक संशोधन विधेयक को पूरा स्थापित किया जाएगा। तो इस संशोधन के जरिए राज्यों द्वारा आत्मसमर्थन की आवश्यकता भी नहीं होगी। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं पंचायतों के चुनाव जो है वह 100 दिनों के भीतर होंगे और संवैधानिक संशोधन विधेयक भी पूरा स्थापित किया जाएगा। अभी प्रक्रिया तो होगी, इसके अंतर्गत देखा जाए तो इससे 2 तरीके के संशोधन मतलब कि 2 शर्तें हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर संशोधन किया जाएगा तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है, मतलब कि जो अनुच्छेद है वह 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें 2 शर्तें होती है। पहली शर्त तो आती है कि दोनों सदनों में 2 सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का मतदान किया जाना अनिवार्य होता है और द्वितीय शर्त के अंतर्गत प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के संशोधनों के पक्ष में होते। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के अंतर्गत आ दोनों सदनों की पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक जो होता है वह अधिनियम बन जाता है और द्वितीय चरण में जब स्थानीय मतलब कि जो पहले ही बता दिया गया है चुनाव होगा 2 चरणों में होगा। पहला चरण तो आपका लोकसभा राज्य विधानसभा का होगा और जो दूसरा चरण होगा उसमें 100 दिन के अंतर्गत स्थानीय निकायों में चुनाव कराया जाएगा और उसी में ही क्या होगा कि विधेयक जो होगा वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के लिए आधे से अधिक राज्यों को विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा जब द्वितीय चरण के प्रस्ताव में मतलब कि जब स्थानीय निकायों के चुनाव के संदर्भ में जब ये प्रक्रिया होगी तब उस टाइम पे ये सिनेरियो देखने को मिलेगी। अब आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति के बारे में जान लेते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन रहे और उपाध्य मतलब सदस्य कौन रहेंगे, तो इस और उसका गठन कब किया गया। तो यह समिति जो देखी जाएगी 8 सदस्यीय समिति
जिसमें 2 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो रहे वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके सदस्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के महासचिव डॉक्टर सुभाष कसेल, वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सचिव के अंतर्गत आते हैं नितिन चंद्र, सचिव भारत सरकार एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। तो ये भारत सरकार के सचिव रहे नितिन चंद्र, इनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आती है। पहला तो ये इस समिति का जो गठन है 2 सितंबर 2023 को हुआ था। इस समिति ने रिपोर्ट जो है 18 सितंबर 2024 को सौंपी और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यीय ये समिति है और इसमें देखा जाए तो 2 तरीके के संशोधन हो। पहला जो होगा वह संवैधानिक संशोधन विधेयक के अंतर्गत होगा। दूसरा होगा जो होगा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के परिणामों के संशोधन होगा। और इस समिति की 2 शर्तें हैं। पहली तो मतलब की 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहला तो लोकसभा और राज्यसभा का कराया जाएगा और द्वितीय चरण में जो चुनाव संपन्न कराया जाएगा वह स्थानीय निकायों का होगा, जो कि 100 दिन के अंतर्गत इसका चुनाव कराया जाएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएम आशा के बारे में। पीएम आशा रखने योजनाएं जारी रखने की मंजूरी के संदर्भ में वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी गई, जिसे क्या कहा जाता है पीएम आशा। क्या नाम है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इस जो योजना है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2018 में की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज की लाभकारी मूल्य प्रदान करना और इसमें उनकी फसल के लिए न्यूनतम जो समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसको प्रदान करने के लिए फसल के लिए इस योजना को लागू किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो ये सबसे बड़ी व्यापक योजना है यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा के नाम से जाना जाता है। इसे केंद्रीय बजट 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि एमएसपी पर फसल के लिए एमएसपी प्रदान करना, किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी प्रदान करना और किसानों को उनकी उपज की लाभकारी मूल्य प्रदान करना है इसका उद्देश्य था। इस योजना में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने के लिए स्वीकृति दी गई, जिसमें 15 वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान जो 2025 से 26 के दौरान 33,000 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत व्यय होगा। इसके अंतर्गत मुख्य घटक जैसे कि मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, इसके अंतर्गत ये निम्न घटक शामिल होते हैं और इसमें कुछ उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके, इसके अंतर्गत इस प्रावधान आता। तो आपको याद रखना है कि जो पीएम आशा योजना है इसे कब शुरू किया गया? इसे बजट 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना है और प्रेजेंट में 15वें वित्त आयोग के दौरान इसमें 2025-26 के दौरान 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा ये कहा गया है। और इसके अंतर्गत कुछ निम्न घटक है जैसे कि मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना इसके अंतर्गत शामिल होगी। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। यह जो योजना है इसे केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की हुई। तो ये जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया था उसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में मतलब कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यह योजना को चलाया गया। तो इस योजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज देना और 63,000 गाँव इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी गई है। और ये इसके साथ ही आप एक डेट और याद रखेंगे कि 18 सितंबर 2024 को क्या हुआ था। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो रिपोर्ट है वो भी 18 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई है। और ये जो उन्नत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है इसको मंजूरी कब मिली है? 18 सितंबर 2024 को। तो ये आपकी दो दो डेट मतलब कि एक डेट पर दो महत्वपूर्ण स्कीम रही है। अब इसमें कुल जो परिवार है वह 79,156 करोड़ रुपए का है, जिसका केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा जो आता है वो 22,823 आता है। तो टोटल कितना है? 79,156 करोड़, जिसमें केंद्र का 56,333 करोड़ और राज्यों का 22,823 करोड़। इसमें अभियान में 30 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों वाले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉक इसमें शामिल है। और इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल है, जिसमें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से इसमें स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदायों वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना भी होता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 10,45 करोड़ है, जिसमें देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय आते हैं। तो ये जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसे केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजनाओं को जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुरक्षा देना है। इस योजना के अंतर्गत कुल परिवार 79,156 करोड़ रुपए का है, जिसमें केंद्र की जो हिस्सा है 56,333 करोड़ है और राज्यों का 22,823 करोड़ है। और यह अभियान जो है वह 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें 549 जिले और 2,740 ब्लॉक इसके अंतर्गत शामिल है। और यह स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसमें 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है बायो राइट योजना के बारे में। ग्लोबल बायो इंडिया जैव विधि से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और यह वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा किया गया है। और इसमें देखा जाए तो यह ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का एक चौथा संस्करण है, जो 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया और इसे भी 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को मंजूरी मिली। तो ये तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इस 18 सितंबर को ये भी मंजूरी प्राप्त हुई थी। एक डेट पर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। बायोराइट के पूर्ण रूप को जान लेते हैं। तो इसका जो फुल नाम होता है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका फुल नाम है। और यह एक बायोराइट योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजना है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। इसके अंतर्गत ये बायोराइट योजना के अंतर्गत आती है। साथ ही इस योजना में आता है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को शामिल किया गया है और इसमें 15 वित्तीय अवधि में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसका एकीकृत योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और इसमें बायोराइट योजना को नवाचार और जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है बायो ई3 नीति को मंजूरी मिली हुई है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो इसको जो मंजूरी है वो 24 अगस्त 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई3 को मंजूरी दी। अब ई3 का मतलब क्या दिया गया है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति। तो बायो ई3 का आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा कि आपका कि कौन कौन से इसमें शामिल है, जैसे कि आपका अर्थव्यवस्था दे दिया, पर्यावरण दे दिया, रोजगार दे दिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे दिया। तो इस तरीके से आपके 4-5 क्षेत्र दे दिए। तो 4-5 क्षेत्र में ऑप्शन में दे दिया कि इसका कौन कौन सा मतलब कि इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद रखना है कि बायो ई3 है तो ई से रिलेटेड 3 है। कौन कौन सा? बायो 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 से बायोटेक्नोलॉजी, ई से एक ई से इकोनॉमी, एक ई से इन्वायरमेंट और एक ई से एम्प्लॉयमेंट। तो 3 तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, 4 इकोनॉमी,
एनवायरमेंट एंड इन्वायरमेंट। इस नीति का जो उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है और इसके 6 व्यापक क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट कुकिंग, सटीक बायोथेरेपिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके 6 फोकस क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट आता है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया। यह जो ट्रेन थी वह 15 फरवरी 2020 को पहली वंदे भारत को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के लिए रवाना किया गया था, जिसकी जो स्पीड वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नमो भारत ट्रेन का जो उद्घाटन है वह कब किया गया है कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के साथ उसे लॉन्च किया गया था। और वंदे भारत ट्रेन को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 15 फरवरी 2019 को, जिसमें नई कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के लिए इसे रवाना किया गया था, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बीईएमएल लिमिटेड बेंगलुरु के रेल परिषद में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया गया है। ये पहले अभी तक वंदे भारत में स्लीपर ट्रेन को नहीं शुरू किया गया था। पहले उसमें चेयर कार और उस तरीके का जो इकोनॉमिक वाला रहता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो स्लीपर ट्रेन सेट को भी लॉन्च किया गया। और जो 16 सितंबर 2024 को वंदे भारत में गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। और यह जो ट्रेन है इसका संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। यह आधिकारिक तौर पर इसका जो पुनर्नामकरण है नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया। और यह जो रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणाली से काफी भिन्न होती है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें शहरी मेट्रो ट्रेनें जो होती है वह आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत संचालित होती है, लेकिन जो नमो भारत रैपिड रेल होगी वह अंतर शहरी कनेक्टिविटी होगी और इस ट्रेन की शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में भी कटौती होगी। तो ये नमो भारत है वंदे मेट्रो ट्रेन जो है इसके अंतर्गत आती है। तो इस ट्रेन में जो डिफ्रेंसिएशन है कि नमो भारत रैपिड रेल और पारंपरिक जो मेट्रो रेल है उसमें एक डिफरेंस है कि आप मेट्रो रेल गए होंगे दिल्ली या लखनऊ में, अभी सब जगह ये मेट्रो रेल चलने लगी है। सब जगह आप जो ज्यादातर देखा जाए तो मैक्सिमम जो राज्य है वहां पर मेट्रो रेल चल ही रही है। तो आप कहीं ना कहीं पे गए ही होंगे मेट्रो रेल में, तो उसमें देखा होगा कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, जैसे दिल्ली का एक एग्जाम्पल है, तो दिल्ली में ये अगर जीटीबी नगर से यहाँ तक आती है, प्रगति मैदान तक आ रही है, या फिर गुड़गांव तक आ रही है, या गाजियाबाद तक आ रही है, तो ये वो देखा जाए तो यह एक तरीके से शहर मतलब कि क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब कि वही शहर एक ही है लेकिन इधर उधर मतलब वहीं पे जोड़ रही है, उसका एक दायरा फिक्स है। लेकिन ये जो हमारी जो रैपिड रेल होगी वह एक अंतर शहरी है, मतलब कि यहाँ से एक शहर से वो दूसरे शहर की ओर भी जाएगी। तो इसी बेसिस पे इसमें एक अलग डिफरेंस होता है। और इसका एक तरीके से देखा जाए तो ये पुनर्नामकरण किया गया है, ये नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम रखा गया है। और इसे प्रेजेंट में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वह गुजरात में भारत की पहली बनी मेट्रो ट्रेन को 16 सितंबर 2024 को जारी किया गया है, मतलब कि उद्घाटन किया गया है। अब आता है कि मिशन मौसम के बारे में। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति दी है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन को 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। और इस मिशन का जो उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट का भारत का निर्माण करना। इस मौसम का जो मुख्य रूप है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। और इसमें निम्न 3 संस्थान है और इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। पहला तो ये भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। तो ये प्रमुख 3 संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसमें कार्यरत होते। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के बारे में।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वर्ष 2019 के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वायु एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह शहर क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है और इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में जो पार्टिकुलेट मैटर है यानी PM10 और PM2.5 के जो स्तर है उसे 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कुल 130 शहरों को लक्षित किया गया और उच्च वायु सर्वेक्षण में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना होता है। अब आता है कि जो 130 शहर है उनको कितनी श्रेणियों में इस रैंकिंग को तैयार किया गया, क्योंकि किसी भी की भी रैंकिंग तैयार की जाती है तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत कितने शहर आए हुए हैं। तो ये जो श्रेणियां हैं इसमें 3 तरीके की हैं। पहले तो ये कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली, दूसरी 3 से 10 लाख की जैसे जनसंख्या वाली और तीसरी श्रेणी में आती है 3 लाख से कम जनसंख्या वाली। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली में आपके शहर की संख्या 47 है। श्रेणी 2 के अंतर्गत जो 3 से 10 लाख के अंतर्गत 43 और श्रेणी 3 के अंतर्गत 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में आती है आपकी 40। तो इस तरीके से आपके 130 शहरों के टोटल बताया गया है। और इसमें प्रत्येक श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे पुरस्कृत किया जाता है और यह स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से इसे सम्मानित किया जाता है। तो ये जो 130 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है इसे 3 श्रेणियों में जारी किया गया है, जो कि इसका मेन उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर जो PM10 और PM2.5 का 20 से 30% कटौती करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। अब आते हैं इसके अंतर्गत कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसे 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की घोषणा की गई। तो इस सर्वेक्षण की जो घोषणा है उस किसके संदर्भ में की गई है? जब नीले आकाश के जो स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2024 को जयपुर में मनाया गया, उस टाइम पर इसकी घोषणा की गई और इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड भी प्रदान किया। इस अवार्ड के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की विभिन्न श्रेणियों में 3 शहर आए हैं। जैसे श्रेणी 1 के अंतर्गत, श्रेणी 1 के अंतर्गत जो रैंक फर्स्ट मिली हुई है वह सूरत को, जो कि गुजरात का है। दूसरा आता है सूरत जो है शहर को मिला हुआ है और राज्य में गुजरात आता है। और दूसरा जो नंबर आया हुआ है जबलपुर का और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तीसरा आता है आगरा जिसमें उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से शहर और राज्यों की ये रैंकिंग है, जिसमें श्रेणी 1 के अंतर्गत है। श्रेणी 2 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें फिरोजाबाद आता है जो कि उत्तर प्रदेश में, शहर आपका राज्य होगा शहर अमरावती और महाराष्ट्र और राज्य होगा झांसी, आपका शहर होगा उत्तर प्रदेश, राज्य होगा। तो इस तरीके से श्रेणी 2 के अंतर्गत आती है। श्रेणी 3 के अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड की श्रेणी में आती है रायबरेली उत्तर प्रदेश, नलगोंडा तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसे डिवाइड किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति को जान लेते हैं। तो ये श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत जो आती है तो रैंक थर्ड में आता है आपका आगरा, फोर्थ पर लखनऊ, फिफ्थ पर कानपुर, 13 पर आपका आता है वाराणसी, 22 पर गाजियाबाद, 24 पर प्रयागराज, 29 पर आता है मेरठ। इसी तरीके से श्रेणी सेकंड में आता है आपका फिरोजाबाद, श्रेणी थर्ड में श्रेणी सेकंड के अंतर्गत थर्ड रैंक आती है झांसी, फोर्थ आती है गोरखपुर की, 6 आती है नोएडा की, 11 आती है मुरादाबाद की, 18 आती है बरेली की। और इसी तरीके से श्रेणी थर्ड के अंतर्गत पहली आती है बरेली की, दूसरी तीसरी आती है अनपरा की, 16वीं आती है खूंजा की और 18वीं आती है गजरौला की। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख शहर है जिसको श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता दी गई है। इसके बारे में कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन को सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज की प्राप्त करने के लिए एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। और यह जो बदलाव है वह एक तरीके से विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन है। स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। इसमें देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF मुक्त करने पर केंद्रित
और यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए रूपांतरित हो गया है। तो ये मिशन को सबसे पहले 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। जब 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था, जो कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में ये कि कहते कि एक व्यवहारिक बदलाव लाना। और इसमें खुले में शौच से मुक्ति के लिए ओडीएफ से मुक्त होने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन अब प्रेजेंट में देखा जाए तो यह संपूर्ण स्वच्छता को सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। तो मतलब कि जब इसको शुरू किया गया था तब उसके क्राइटेरिया फिक्स थे, लेकिन अभी प्रोजेक्ट में देखा जाए तो इसमें सभी चीजों को इसमें ले लिया गया। तो जैसे कि 2 सितंबर 2024 विश्व के अग्रणी विषयक विज्ञान जर्नल नेचर को एक लेख में प्रकाशित किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर जो रही है वह एक इसमें परिणाम को प्रकाशित किया गया है। इसी मतलब की जो लेखक रहे के लेखक ने अपने जो लेख है उसका शीर्षक ही लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, भारत में शिशु मृत्यु दर। और इसमें जो अध्ययन के लिए परिणाम भी प्रकाशित किए गए, मतलब कि जो डेटा है इस बुक के अंतर्गत उन्होंने प्रकाशित भी किया हुआ है। तो देखा जाए तो ये विश्व के स्तर पर भी फेमस हो गया। नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को मध्य में संबंध को जांच करने के उद्देश्य एक प्रायोगिक अध्ययन को संचालित किया गया है, जिसमें शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभों की पड़ताल की गई और इस अध्ययन में एक दशक जो कि 2011 से 20 की अवधि में 35 भारतीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया, जिसमें प्रति 1000 जीवित ग्राम जन्मों पर आईएमआर और यूआईएमआर को ध्यान केंद्रित किया गया। और इस अध्ययन में ऐतिहासिक रूप से भारत के शौचालय पहुंच और बाल मृत्यु दर के विपरीत संबंध भी पाए गए, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर आईएमआर में औसतन 0.9% बिंदुओं तक कमी और यूआईएमआर में 1.1% बिंदुओं पर कमी दर्ज की गई है इसके अंतर्गत। और एसबीएम के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों के 50,000 जीवित जन्मों पर जो आईएमआर है वह 5.3 और यूआईएमआर में 6.8 की कमी दर्ज की गई। और एसबीएम के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय के प्रावधान से प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा के लिए भी योगदान दिया गया हो, जिसके अंतर्गत परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके, इसके अंतर्गत इस अध्ययन में एक परिणाम को दर्शाया गया, जो कि एक स्वच्छ भारत मिशन की नेचर की मान्यता के संदर्भ में इस लेख में कुछ परिणाम प्रकाशित किए गए। अब आता है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के बारे में। यह जो अभियान है इसे 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी किया गया। तो कब से शुरू किया गया था? 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत मिशन दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया गया था। और इस अभियान का जो है आयोजन वह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो केंद्रीय विषय रहा है वह स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रहा है, यानी कि 4S इसका एक केंद्रीय विषय रहा है। स्वच्छता ही सेवा का जो केंद्रीय विषय है 4S है, मतलब कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो इस तरीके से स्वच्छता ही सेवा अभियान का ये प्रमुख स्लोगन ही कह सकते हैं, या फिर इसका ये मुख्य विषय होता है। और इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जो कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया गया। अब नेक्स्ट आता है 23वां विधि आयोग की बात। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय, जिसे भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने की एक निश्चित समय सीमा का गठन किया गया हो, जिसमें केंद्र सरकार को एक रिपोर्टों में सिफारिश भी की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इसे 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट में 23वें विधि आयोग मतलब कि किस विधि आयोग का गठन किया गया, और कुछ अभी प्रेजेंट में जो 23वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी पूछेगा कि आपका जो 24वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन नहीं है।
और इसकी क्या अवधि थी जब इसे फिनिश किया गया, मतलब कि इसका समयकाल फिनिश। और इसका जो 23वां विधि आयोग है, ये इसका समयकाल क्या है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन किया गया और इसे 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस 3 वर्ष कौन कौन सा कितना समय अंतराल है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए 23वें विधि आयोग को शामिल किया गया। अब इस विधि आयोग के अंतर्गत कितने व्यक्ति शामिल होंगे, पहले तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का होना, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव जो होगा वह विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, सचिव जो होंगे विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें विधि आयोग के अंतर्गत ये निम्न व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। विधि आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो 22 विधि आयोग का जो कार्यकाल है वह कब समाप्त होगा, तो वह 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था और इसे 1 सितंबर 2024 से 23वां विधि आयोग को लागू किया गया है, जो कि 31 अगस्त 2027 तक कार्यरत रहेगा। और ये जो 22 विधि आयोग थे उनके जो अध्यक्ष रहे हैं वह सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22 विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये विधि आयोग से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट आती है। नेक्स्ट आता है डिजिटल कृषि मिशन के बारे में कि भारत में डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह घोषणा की गई और अगले 3 वर्षों के लिए कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी, जिसके अंतर्गत किसानों और उनकी भूमि पर भूमि का कवरेज दिया जाएगा और इसमें डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों को और उनकी भूमि के विवरण का रजिस्ट्रीकरण अपडेट किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए जो कुछ पहले जो फसल सर्वेक्षण होता था तो उसमें इतना डिजिटल तरीके से नहीं रहता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो डिजिटल कवरेज को कवर करने के संदर्भ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की एक घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो फसल सर्वेक्षण है उनको अपडेट किया जाएगा और जो टारगेट है कि जो किसान है उनके किसानों और उनकी भूमि के विवरण को रजिस्ट्रीकृत किया जाए और इसमें 400 जिलों की खरीफ का जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है उसका प्रेजेंट में इसका उपयोग किया गया है इस वित्त वर्ष में जो 2023-24 का वित्त वर्ष रहा है। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई और इस मिशन में कुल परिव्यय मतलब कि कुल खर्च जो है वह 2,817 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र का जो हिस्सा है वह 1,940 करोड़ है और यह जो मिशन है वह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इसी संदर्भ में इसको शुरू किया गया है। अब आता है कि इसमें देखा जाए तो इसमें कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रख रखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी, मतलब कि जो कई तरीके का डेटा रखना होता था लेकिन अब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी। अगर इस तरीके से आपकी सब चीजें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो आपका जो डेटा है, आपकी जो पहचान है सभी एक जगह एकत्रित हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी एक डिजिटल पहचान भी सुनिश्चित हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका ये प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे कि आप इन जो सेवाएं हैं जो लाभ हैं उनकी प्राप्ति आप ही कर रहे हैं कि कोई और आपके नाम पर कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया में आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें किसी जटिल कागजी कार्यवाही में सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न कार्यालयों सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जो होगा वह डिजिटल तरीके से होगा, तो जो फिजिकल वर्क है वो कम हो जाएगा। सिर्फ आपका डिजिटल तरीके से होगा तो उसमें काफी सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में जान लेते हैं कि यह जो मिशन है इसे व्यापक योजना को डिजाइन किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 2 मूलभूत स्तंभ है। पहला तो आता है एग्री स्टेट का, दूसरा आता है कृषि निर्णय सहायता का। एग्री स्टेट जो होता है वह एक तरीके से किसान की पहचान है, जिसमें किसान क्रेडिट डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया जाता है और इसमें किसानों की कुशलता आसानी से तेज गति से सेवाओं और योजनाओं को आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
इसमें 3 घटक शामिल होते हैं। पहला तो आता है किसान रजिस्ट्री का, दूसरा होता है भू संदर्भित गांवों के नक्शे का, तीसरा जो आता है बोई गई फसल की रजिस्ट्री का। और इसमें एग्री स्टेट के अंतर्गत देखा जाए तो किसान आईडी भी की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड की जगह अब किसानों को किसान आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे विश्वसनीय डिजिटल पहचान बनेगी। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा यह किया जाएगा। और यह किसान आईडी भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और इससे प्राप्त विभिन्न किसान डेटा से ये जुड़ी हुई। और इसमें फसल सर्वेक्षण के लिए इसका परीक्षण करने के लिए 3 प्रमुख मतलब कि निम्न 6 राज्य जहां पर ये प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिसमें पहला तो आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें फर्रुखाबाद है, दूसरा गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड़, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और छठा आता है तमिलनाडु का विरुद्धनगर। तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल किया गया। और इसमें देखा जाए तो 3 वर्षों में के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का एक निर्णय का एक लक्ष्य रखा गया है। और इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ रुपए, 2025-26 में 3 करोड़ रुपए और 26-27 में 2 करोड़ किसानों की आईडी का निर्माण किया जाएगा। और 2 वर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2024-25 में 400 जिले और 2025-26 में 620 जिलों को आच्छादित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका एग्रीटेक स्टेक है उसमें किसानों की पहचान से रिलेटेड रहेगा। तो ये डिजिटल कृषि मिशन जो है जिसके अंतर्गत 2 योजनाएं है। पहली योजना के अंतर्गत एग्री स्टेक आएगा, तो पहला स्तंभ है। दूसरा कृषि निर्णय समर्थन। एग्री स्टेक जो है इसके अंतर्गत किसानों को बीपीआई के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जिसके 3 घटक होंगे, जिसमें किसान आईडी दिया गया है। जिस तरीके से लोग आधार कार्ड रखे हैं तो जो किसान होंगे वह किसान आईडी रखेंगे और उसके अंतर्गत उनको विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे और उनसे जुड़े जो भी डेटा है उसकी प्राप्ति होगी। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है जो 2024-25 से 6 करोड़ था, 2025-26 में 3 करोड़, 26-27 तक 2 करोड़। और यह जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें 2024-25 में 400 जिलों में लागू करने की लक्ष्य रखा गया था और 2025-26 में सभी जिलों में। और ये 6 जिले हैं जहां पर 6 राज्य है जहां पर इसका एक प्रायोगिक तौर पर इन परियोजनाओं का परीक्षण किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एग्री स्टेक के संदर्भ में दूसरी आती है कृषि निर्णय सहायता। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस मिशन में मेटा प्रोफाइलिंग मैपिंग भी की जाएगी और इसमें तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं केंद्रीकृत डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाएगी, साथ ही कृषि क्षेत्र में समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। तो इसमें जो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है उसके अंतर्गत ये होगा कि यह प्रणाली जो है वह फसलों, मिट्टी और मौसम, जल संसाधनों आदि के लिए एक रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। तो ये कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में एक रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग करके जो भी जिस तरीके का जो फसल हुई, मौसम विज्ञान, इन सबसे संबंधित जानकारी का निर्माण के लिए कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का स्टार्ट किया गया। और तीसरी आती है मृदा प्रोफाइलिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत इसमें देश के लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि जो कि एक अनुपातिक 10,000 के पैमाने में विस्तृत मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्र को तैयार करने की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत इसमें डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई के आधार को उपज का अनुमान प्रदान करेगा और यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इस तरीके से ये एग्री स्टेक कृषि निर्णय सहायता और मृदा प्रोफाइलिंग के जरिए किसानों की स्थिति को सुधारा जाएगा और इसे डीपीआई मतलब कि डिजिटल पब्लिक इन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इसमें किसानों को अपडेट किया जाएगा, जिससे इनकी फिजिकली एक्टिविटी मतलब कि इनको प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं रहेगी और उनका कार्य भी समयबद्ध तरीके से हो जाएगा और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मतलब की झोल मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक तरीके से कि कोई तुम्हारे नाम पर कुछ कार्य कर रहा है या फिर जैसे देखा जाए तो तुम्हारी भूमि को हड़प लिया है या फिर कुछ ऐसा कर लिया है, तो ये कुछ नहीं रहेगा। आप किसान हैं तो किसान के अंतर्गत आपको इस तरीके का आप चीजें कर लेते हैं तो आपकी जो फसल की निगरानी है, मौसम पूर्वानुमान है, तो इन सब की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक सटीक अनुमान भी इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। अब आता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह देश में अर्धचंद्र संचालितों और डिस्प्ले
पारितंत्र का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कुल 76,000 करोड़ का निर्धारित किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अर्धचालकों और डिस्प्ले विनिर्माण के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में एक नए योग की शुरुआत की गई है। अर्धचालकों और डिस्प्ले पारितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियां संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है, जिसमें अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ तय कर रहे हैं और इस डिजिटल मीडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इस विशेष स्वतंत्र व्यापक प्रभाग में यह है और इस मिशन में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत यह स्वीकृत एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत स्मरणीय तथ्य देखा जाए तो यह 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई के रूप में इसकी स्थापना की हुई है और यह अर्धचालक इकाई जो है वह कायन सेमिकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश स्थापित किया जाएगा और इस इकाई का जो उत्पादन क्षमता है वह 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी और इस इकाई में चिप्स का जो औद्योगिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार मोबाइल फोन आदि क्षेत्रों में विविध लोगों के जरिए किया जाएगा और यह माइक्रोन टेक्नोलॉजी ईएमटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी देगी और इसमें 29 फरवरी 2024 को देश के 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 3 इकाइयां हैं। पहली तो आती है धुलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, जो कि गुजरात में TEPL यानी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की गई और यह जो प्लांट है यह ताइवान की साझेदारी से स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 50,000 WSPM यानी कि वर्क स्टार्टर्स पर मंथ होगी और यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। दूसरी आती है असम में अर्धचालक इकाई, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड मोरीगांव असम में अर्धचालक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए का निवेश स्थापित किया गया है और इस की जो उत्पादन क्षमता है वह 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन है। तीसरी इकाई आती है साणंद गुजरात में, जो कि अर्धचालक इकाई है, जिसे CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन द्वारा साणंद गुजरात OSAE आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फॉर असेंबली एंड टेस्ट के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह कोई इकाई है, यह रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक कंपनी थाईलैंड के द्वारा साझेदारी में इसकी स्थापना की गई। यह विशिष्ट चिप्स के उत्पादन के लिए इस इकाई को 76,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इस इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वह 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी और 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 3 अर्धचालक संयंत्रों या इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना की भी मंजूरी दी गई है। भारत अमेरिका साझेदारी के अंतर्गत देखा जाए तो 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेशी विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत साझेदारी की है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने, विविधता लाने के अवसरों का पता लगाना है और इसमें ITSI में कोष के सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 में चिप्स अधिनियम के तहत किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी प्रमुख 3 इकाइयां हैं, जिन्हें 3 अलग अलग क्षेत्रों असम, गुजरात और पहली जो इकाई है इसे गुजरात में 2 धोलेरा, साणंद में और असम में अर्धचालक इकाई को स्थापित किया गया और AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब जो है भारत की पहली वह धोलेरा गुजरात में स्टार्ट की गई है। तो इसके अंतर्गत ये आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक के बारे में। तो इसके अंतर्गत न्यायालय भारत के संविधान के एक सर्वोच्च निकाय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तब उस टाइम पे 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था और जिसमें उस टाइम पर पहले जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति हरिलाल जी कानिया को बनाया गया था और 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस बनाया था और अपनी स्थापना दिवस पर ही हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत की थी और प्रेजेंट में देखा जाए तो 28 जनवरी 2025 को
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इस तरीके से ये सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। उस टाइम पर पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया बनाए गए थे और प्रेजेंट में 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ होगी। और जब इस स्थापना की गई थी तब उस टाइम पे हीरक जयंती वर्ष से मनाया गया था। और प्रेजेंट में जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसके संदर्भ में कहा गया है। अब आता है कुछ स्मरणीय तथ्य में कि 1 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया था। मतलब कि ये तो गठन को लेकर था कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, हीरक जयंती महोत्सव उसी टाइम पे मनाया गया, यानी कि ये ईयर डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की गई थी। तो ये उस टाइम किया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके प्रतीक चिन्ह और ध्वज को लेकर इसका अनावरण वर्तमान जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 1 सितंबर 2024 को किया है। और इसमें देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज जो है वह नीले रंग का है और इसमें खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उखड़ते हुए प्रदर्शित इसके ध्वज को किया गया है। और इसमें भवन के सुनहरे रंग को चित्रित किया गया है और इसमें ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया। ये जो जिस तरीके से चक्र के रंग और उनकी आकृति को लेकर ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे कि आपका जो भवन मतलब की ध्वज का जो चक्र है वह किस रंग का है और किस रंग से चित्रित किया गया है, या फिर इस तरीके से कि इसमें किस तरीके के पन्ने हैं, खुले हुए पन्नों से है या फिर बंद पन्नों से है। तो इस तरीके की ये इसमें क्योंकि अलग से मेंशन किया गया है कि खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है, तो ये सब चीजें आपको पॉइंट आउट करनी है। संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है जिसके निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्तु जया लिखा हुआ है और इस श्लोक का जो अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगी। तो ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 75वां वर्ष जो है वह सिक्का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और 31 सितंबर से 1 सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत आता है कि यह जो है इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नेक्स्ट आता है बाणभट्ट पत्तन शिलान्यास के बारे में कि प्रेजेंट में भारत में कुल 12 महापत्तन, कितने पत्तन महापत्तन है यानी कि फोर्स कितने हैं, मेजर महाफोर्स कितने हैं, 12 फोर्स हैं, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधिनियम पूर्ण स्वामित्व के अधीन आते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत? महापत्तन प्राधिकरण 2021 के अंतर्गत एक कोर्ट आते हैं। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, ग्राहक आधार बनाने के लिए, बुनियादी ढांचा और अवसंरचना को सुविधाओं से लैस करने के लिए, इसमें और भी ज्यादा जो विस्तार संबंधी बाधाएं उनको दूर करने के लिए उनकी परिचालन में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। और इसमें कोर्टों में लगातार बढ़ रही आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदि संकुलन पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इसी कारण से पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये इसमें वर्तमान में इसके संदर्भ में तो अभी देखा जाए तो अभी 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाणभट्ट पत्तन का शिलान्यास किया गया और यह जो पत्तन है वह महाराष्ट्र के पालघर जिले में ढहाऊ नगर में स्थित होगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 19 जून 2024 को इसकी स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल लागत जो आती है वह 76,220 करोड़ है। और इसमें परियोजना में बाणभट्ट पोर्ट प्रोजेक्ट द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया और इस परियोजना में DPPL JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% रही है, जिसमें हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में इसे विकसित किया गया है, जो कि भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। और इसका निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व
शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा और यह पत्तन जो है वह पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो जान लेते हैं भारत के 12 प्रमुख महापत्तन के बारे में, जिसमें पहले आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित है। दूसरा आता है पारादीप पवन पत्तन उड़ीसा। तीसरा आता है विशाखापत्तनम पत्तन आंध्र प्रदेश। तीसरा आता है कामराजार जो पत्तन तमिलनाडु। तीसरा आता है चेन्नई पत्तन तमिलनाडु। छठा आता है बीओ चिदम्बरनार पत्तन तूतुकुड़ी तमिलनाडु। सातवां आता है दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात। आठवां आता है मुंबई पत्तन महाराष्ट्र। नौवां आता है जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र। 10वां आता है मुरगांव पत्तन गोवा। 9 मंगलूर पत्तन कर्नाटक। 11वां कोचिन पत्तन कोची केरल। 12वां पत्तन आता है। तो ये टोटल 12 महापत्तन। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में 4 जून 2024 को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक के चौथा संस्करण इस सूचकांक का जो विकास है वह विकास बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया और इस सूचकांक में कंटेनर पोर्टों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है और इसके अंतर्गत वर्ष 2024 में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया और इस सूचकांक में इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया और 2023 में विश्व के 20 पत्तनों की सूची में विशाखापट्टनम पत्तन जो कि 19वां स्थान शामिल है और 2022 में इस सूचकांक में इस पत्तन में 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग 100 पत्तनों में भारतीय पत्तन जो शामिल है उसमें 19वें नंबर पर आता है विशाखापट्टनम पत्तन जो आंध्र प्रदेश में है। 27वें नंबर पर मुद्रा पत्तन गुजरात में। पीपा दवाओ पत्तन 41 नंबर पर गुजरात में। 47वें नंबर का कामराजार पत्तन तमिलनाडु। 63वें नंबर पर कोचीन पत्तन केरल। 68वें नंबर पर हजारीरा पत्तन गुजरात। 71वें नंबर पर कृष्ण पत्तन आंध्र प्रदेश। 80 नंबर पर चेन्नई पत्तन तमिलनाडु। 96वें नंबर पर आता है जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट NICDP यानी कि 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली हुई है उनके बारे में कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वपूर्ण कार्यशील बुनियादी ढांचा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकास करना और विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और यह दूरदर्शी कार्यक्रम एक नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में परिकल्पना दी गई और दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति दी है, जिसमें 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरण है, जिसमें कुल 32 परियोजनाएं और 32 परियोजनाओं में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले से ही विकसित किए जा चुके हैं, जिसमें 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही और 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहरों को स्थापना को मंजूरी दी है और 28,602 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश के साथ 12 परियोजनाएं भारत को औद्योगिक परिदृश्य में लेकर एक क्रांति के तौर पर लेकर आई हुई और इसमें 10 राज्यों में ये विस्तृत 6 प्रमुख गलियारों के साथ एक रणनीतिक नियोजित किया गया है और इसमें 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नामों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत जो स्वीकृत नाम आए हुए हैं जिसमें खुरपिया उत्तराखंड, रजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, पवारकल आंध्र प्रदेश, कोपाली आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली गुजरात राजस्थान में आता है और इसके अंतर्गत 11 राष्ट्रीय गलियारे में जैसे कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक CBIC का विस्तार और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा इसके अंतर्गत 11 प्रमुख औद्योगिक गलियारे आते हैं और NICDP में 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर में जैसे कि पहला धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात, दूसरा औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र, तीसरा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और चौथा आता है औद्योगिक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में आता है। तो ये 4 प्रमुख ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर है। नेक्स्ट आता है एकीकृत पेंशन योजना के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई इसके एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र में 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा
और इस योजना में राष्ट्रीय पेंशन एवं प्रणाली के तहत उनके पास यूपीएस या स्विच करने में एक मुफ्त विकल्प होगा और राज्यों को कर्मचारी के लिए यूपीएस के ढांचे के तहत लाने में एक विकल्प प्रदान किया जाएगा और 25 अगस्त 2024 तक अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस की मंजूरी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है और यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, जिसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं जैसे कि पहले सुनिश्चित पेंशन होगा। इसमें अंतिम 12 महीने तक औसत मूल वेतन के 50% के तुल्य इसके समतुल्य मूल पेंशन दिया जाएगा और इसमें न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक हो और 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन का प्रावधान किया गया हो। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। तो ये सुनिश्चित पेंशन के अंतर्गत है। फिर आता है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत की, जिसमें कर्मचारी को उनके निधन के पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के अंतर्गत आता है कि इसमें न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह में सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी, जो कि पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन को मुद्रास्फीति सूचकांक पर लागू करेगा, इसके अंतर्गत आएगा। फिर आता है कि इसमें जो सेवानिवृत्ति जो कर्मचारी उनको ग्रेजुटी के अंतर्गत एक मुश्त राशि के लिए ये पात्र होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एकीकृत पेंशन योजना है, जिसको विभिन्न स्तर पर लागू करने की शुरुआत की गई है। जैसे कि सुनिश्चित पेंशन के अंतर्गत जो पारिवारिक आय है, जैसे कि अगर परिवार में जो जिसको पेंशन प्राप्त करता है उनकी मृत्यु हो गई है तो परिवार के सदस्यों को कितनी पेंशन मिलेगी, उसके बाद कितना न्यूनतम पेंशन देय होगा, तो इन्हीं संदर्भ में इन सब का एक डिटेल दिया गया है। अब आता है कि एनपीएस वात्सल या आवेक्स बच्चों के लिए नई पेंशन योजना के बारे में। इसमें वित्त मंत्री के द्वारा 2024-25 में आवेक्स बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत यह एक अनुदान आधारित पेंशन योजना होगी, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के सभी आवेक्स नागरिक इस योजना के पात्र होंगे और सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान होगा और अधिकतम योगदान की कोई समय सीमा नहीं और इसके अंतर्गत माता पिता और अभिभावक दोनों आवेक्स बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा और बच्चे के वैक्स होने पर इस योजना की सहज रूप से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जाएगा और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं। इसमें माता पिता अभिभावक इसमें अंशदान के रूप में इस आवेक्स बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इसे कब शुरू किया गया? 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नई दिल्ली में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई। यह देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया और 12 अगस्त 2024 को धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रही है, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसके अंतर्गत देश में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग और नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसे जारी किया गया और यह रैंकिंग जो है इसका ये 19वां संस्करण है। यह 8 श्रेणियों में जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत समग्र कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत 3 नई प्रमुख श्रेणियों में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। और इस रैंकिंग में 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत संस्थानों को रैंक प्रदान की गई और इसमें लगातार छठे वर्ष 2019 से 24 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए मद्रास 2019 से 2024 तक में प्रथम रैंक बनाए हुए हैं, प्रथम रैंक पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। शीर्ष 5 संस्थान के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास चेन्नई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई, चौथे नंबर पर आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली, 5वें नंबर पर आईआईटी कानपुर कानपुर के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 की शीर्ष 5 संस्थान की रैंकिंग आती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो 5th नंबर पर आईआईटी कानपुर, 6 नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, 16वें नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, 30वें नंबर पर आईआईटी या बीएचयू वाराणसी, 49वें नंबर पर एमआईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, 58 नंबर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ,
88वें नंबर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, 95वें नंबर पर सिख नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर आते हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 में विभिन्न श्रेणियों में रैंक प्राप्त है, जैसे कि विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज श्रेणी दिल्ली, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली को प्राप्त हुई है। अब आती है इसमें कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र को, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु। इंडिया रैंकिंग में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त है, जैसे कि अभियांत्रिकी में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन में आईआईटी अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में आईआईटी रुड़की, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली आता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। यह जो सूचकांक है मानवीय हस्तक्षेपों के मूल कारण होने वाला पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें निम्न 4 आवश्यक स्तंभ आधारित है, जैसे कि वायु, जल, मृदा, वन आदि। 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो जीईपी सूचकांक में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर इन 4 पर्यावरणीय सूचकांकों में सुधार होगा तो जो सकल पर्यावरण उत्पाद है यानी कि ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट है, तो उसमें भी आप एक पॉजिटिव की एक वृद्धि देखने को मिलती है। इस 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया है। यह देश का पहला राज्य है जहां पर इस सूचकांक को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। और इसके 4 प्रमुख घटक है, जिसके अंतर्गत जल, वायु, वन, मृदा के आधार है। और यह एक सीएपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत इस सूचकांक में निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु, वन में क्या क्या परिवर्तन आए हो और इस परिणामों को विश्लेषण में भविष्य में पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024-25 के बारे में इसे सर्वप्रथम एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया। यह जो इंडेक्स है प्रेसिडेक्स को संयुक्त राष्ट्र भारत और यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के लिए भारतीय राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में रैंकिंग तैयार करता है। और इसका उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के अनुशासित प्रदेशों की मध्य स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देना है। और इसमें क्षेत्रीय अंतरालों और संवेदनशील क्षेत्रों की गैप की पहचान करने और राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में मदद करते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक होता है। 12 जुलाई 2024 में इसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया और इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष जो रहे हैं वह सुमन बेरी रहे हैं। इसका केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास है और इसका चौथा संस्करण में 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य का गुणात्मक विश्लेषण और 70 उप लक्ष्यों और 113 संकेतकों पर यह लक्ष्य आधारित है। इसके अंतर्गत इसमें 4 श्रेणियां डिवाइड की गई है। पहली श्रेणी में आकांक्षी जो कि 0 से 49 अंक तक होता है। दूसरा आता है प्रदर्शनकर्ता जो कि 50 से 64 तक होता है। तीसरी आती है अग्रणी जो कि 65 से 99 तक और चौथी आती है लक्ष्य प्राप्त करता जो कि 100 अंक तक आती है। नेक्स्ट आती है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर जो है वह 71 दर्ज किया गया है। और इसमें जो मध्य देश में एसडीजी फर्स्ट में गरीबी उन्मूलन, एसडीजी 8 में सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, एसडीजी 13 के अंतर्गत जलवायु कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति में दर्ज की गई है और इसमें भारत में अग्रणी श्रेणी में आ गया है। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया और 2023-24 में कुल 32 राज्य के अनुशासित प्रदेशों की अग्रणी श्रेणी स्थित हो। और इसमें जो सर्वाधिक सुधार दर्ज करने के लिए 5 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 25वां स्कोर प्राप्त किया है रैंक फर्स्ट के साथ, जम्मू कश्मीर ने 21वां रैंक सेकेंड में, उत्तराखंड ने 3rd रैंक के साथ 90 और सिक्किम ने 4th रैंक के साथ 80 और हरियाणा ने 17 स्कोर के साथ में वृद्धि के साथ 5th रैंक प्राप्त की हुई है। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वह केरल शीर्ष और उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रैंकिंग के हिसाब से। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये स्कोर दिया गया। अब इसमें अंतिम 6 रैंक स्थित राज्यों में जैसे कि बिहार में स्कोर 57 नंबर का और 28वीं रैंक
फिर आता है 27वीं रैंक पर झारखंड, 25वीं पर नागालैंड मेघालय, 23 पर अरुणाचल प्रदेश असम, 22 पर ओडिशा, 18वीं पर राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में आता है चंडीगढ़ का प्रथम, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का सेकंड नंबर आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 4th नंबर पर, लक्षद्वीप दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव का 6 नंबर पर, लद्दाख का 8वें नंबर पर आता है। राज्यों की प्रदर्शन के अंतर्गत देखा जाए तो आकांक्षी जिले के अंतर्गत कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है, जो कि 0 से 49 तक रहता है। इस तरीके का आपका पूछा जाता है क्योंकि प्रदर्शन के संदर्भ में आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है कि आकांक्षी और अच्छा प्रदर्शन अग्रणी और लक्ष्य प्राप्त करता, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य हैं और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं। तो अभी आपका देखा जाए तो जो आकांक्षी जिला है उसमें भी राज्यों का कोई प्रदर्शन नहीं रहा है और लक्ष्य प्राप्त करता रहे हैं उसमें भी कोई नहीं रहा है। जो अच्छा प्रदर्शन में आते हैं आपके नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार और अग्रणी में आपके सर्वाधिक हैं जो कि 65 से 99 तक है, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अग्रणी या फ्रंट रनर स्टेट रहे, जिसमें लक्ष्य प्राप्त करता है यानी कि अचीवर और एस्पिरेंट यानी कि आकांक्षी में कोई भी जिला ने कोई प्रदर्शन नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन में देखा जाए तो इसमें सिर्फ अग्रणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका ना आकांक्षी के अंतर्गत कोई जिला है, ना अच्छे प्रदर्शन के अंतर्गत कोई जिला है, ना लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई जिला है। तो इसमें जो अग्रणी के अंतर्गत आते हैं आपके चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव आते हैं। एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष 4 केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि आपका लक्ष्य फर्स्ट के अंतर्गत आता है गरीबी उन्मूलन, जिसमें तमिलनाडु, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं लक्ष्य सेकंड के अंतर्गत भुखमरी की समाप्ति, जिसमें केरल, पुदुचेरी, थर्ड के अंतर्गत आता है लक्ष्य थर्ड, जिसमें अच्छा कल्याण, स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात, दिल्ली। लक्ष्य 4 में आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केरल, दिल्ली। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, नागालैंड, लक्षद्वीप। लक्ष्य 6 में आता है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य 7 में आते हैं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में आपके आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक है। लक्ष्य 8 में सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। लक्ष्य 9 में उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे में गोवा, पुदुचेरी। लक्ष्य 10 में असमानताओं में कमी, गोवा, पुदुचेरी। लक्ष्य 11 में सतत शहर व समुदाय में महाराष्ट्र, चंडीगढ़। 12वें में आता है त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, जो कि उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन में। लक्ष्य 13 में जलवायु कार्यवाही में सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। लक्ष्य 14 में आता है जल के नीचे जीवन में, पश्चिम बंगाल। 15 में भूमि पर जीवन में, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव। 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं में गुजरात एवं लद्दाख आते हैं। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये आपके सतत विकास लक्ष्य हैं जिनके अंतर्गत ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक लक्ष्य दिया गया है कि किस लक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधान हत्या दिवस के बारे में। संविधान हत्या दिवस के अंतर्गत आता है कि भारत के संविधान में उन साधारण स्थितियों को निपटने का प्रावधान किया गया है जो कि देश या किसी हिस्से शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रशासन को खतरे में डाल सके। ऐसी स्थिति जैसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट, संपूर्ण भारत और इसके किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 में इसको वर्णित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 कहता है कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बात करता है। और अभी देखा जाए तो भारत में कुल 3 बार राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था वह भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर से 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को घोषणा की गई थी और यही आपातकाल जो था वह देश में आपातकाल की एक नई घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई। तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही एक आपातकाल लागू कर दिया गया था। तो दोनों आपातकाल को मार्च 1977 में तो समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पहले से एक आपातकाल चल रहा था, दूसरा भी लागू कर दिया गया था। तो 1977 में तो दोनों ही आपातकाल को खत्म कर दिया गया। अब स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत आता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को
संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसके संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और इसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत में लोगों की ज्यादतियों और अत्याचार किए गए, जिसके संदर्भ में आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के संदर्भ में 25 जून को संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई। तो इसके संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे रीजन क्या है कि जो उस टाइम पे आपातकाल लागू किया गया था, उस अवधि के द्वारा जो भी दुरुपयोग किया गया और उसमें संघर्ष जो जिस तरीके से हुआ है, उनमें लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। और यह भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध होगा। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, उसमें केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। और इस अवधि में ही तत्कालीन तानाशाही सरकार ने लोगों को असंख्य यातनाएं दी और मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया था। उस टाइम पर जो आपातकाल लागू हुआ था, तब इस तरीके की स्थिति थी। उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट टाइम में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्हें पुनः चुने जाने पर उन्हें 25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा को एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इस दौरान आहत हुए देश के नागरिकों के स्मरण में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और इसमें ओम बिरला जी के द्वारा भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के और कमिटेड ज्यूडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया है। तो इसके संदर्भ में ये एक डिसीजन लिया गया। अब आता है नेक्स्ट हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में कि भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह संबंध जो है वह 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद किया गया और 12 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया। और इसमें हैदराबाद मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को युवाओं की मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी और निजाम के अधीन था। उन्हीं के उपलक्ष्य में यह और ये जो ऑपरेशन फॉलो है वह उसी पुलिस कार्यवाही के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। 17 सितंबर 1948 को उसी दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आपसे इस शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, या संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे क्या रीजन, तो इसके संदर्भ में यहाँ पे जान। नेक्स्ट आता है वैश्विक इंडिया एआई रेस शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। वैश्विक इंडिया एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में इसके माध्यम से आता है कि 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन है यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसमें अश्विनी वैष्णव को इस सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया। और इस शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप, वित्त पोषण, सुरक्षित जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आगे बढ़ाने की ध्यान केंद्रित किया गया और इंडिया के एआई मिशन के साथ इस समूह के अनुरूप आता है। इस मिशन के दौरान ओईसीडी और जीपीएआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की गई है और यह जीपीएआई एक बहुहितधारक पहल है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था और जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है और वर्ष 2024 में भारत जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष रहा। नेक्स्ट आता है एआई प्रशंसा दिवस के बारे में। इसे 16 जुलाई 2024 को मनाया जाता है और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रगति में नवाचार पर प्रकाश डालने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर इसे शुरू किया गया है। एआई का ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया और यह प्रथम अवसर था जब महासभा में किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अंगीकृत किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा संयुक्त प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों के द्वारा समर्थन
प्राप्त है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका एआई दिवस और एआई जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। जो शिखर सम्मेलन है अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुआ है और इसे नई दिल्ली में भारत मंडपम में कराया गया है। और यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और भारत इसके संस्थापक सदस्य भी है जीपीएआई का। और वर्ष 2024 में प्रमुख अध्यक्ष के तौर पर भारत इसका लीड चेयर है। तो एआई का प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है और ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वह 21 मार्च 2024 को आया हुआ था, जिस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट आता है इंडिया एआई मिशन के बारे में। इंडिया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता मशीनों को विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्माण में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। यह व्यापक राष्ट्रीय मिशन बजट परिव्यय में 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्ष के लिए है। इस मिशन में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन को कार्यान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न घटक है कि पहला आता है कि इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, जो कि इस स्तंभ के माध्यम से एक उच्च स्तरीय विस्तार योग्य एआई कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो भारत में एआई के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप और अनुसंधान पारितंत्र मांगों को पूरा करेगा। दूसरा, यह एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना और सार्वजनिक निजी सहयोग से 10,000 से अधिक जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट्स को तैनात किया जाएगा। सेकंड आता है इंडिया एआई नवाचार क्षेत्र, जो कि वैश्विक संस्थान होगा जो अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं को व्यवस्थित करेगा। इंडिया एआई डाटा सेट मंच, जो कि एक तरीके से स्वतंत्र व्यापार प्रभाव होगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों को विकसित करने और उनका विस्तार करने और उनको बनाने को बढ़ावा देगा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, जो कि एक तरीके से सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना। टियर 2 और टियर 3 शहरों में एआई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है। इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण जो है एक तरीके से इस वित्त पोषण में डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा और सुरक्षित भरोसेमंद एआई के अंतर्गत इसमें विकास और तैनाती और अंगीकरण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। तो ये इंडिया एआई के एक प्रमुख मिशन है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख अलग अलग तरीके से घटक के तौर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में कि 18 दिसंबर 2023 को इस जो बिल है इसे पेश किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में तथा 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 26 जून 2024 को और तथा 5 जुलाई 2024 को इसे लागू किया गया। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े हुए मामलों से संबंधित कानूनों से संशोधित और समेकित करना होता है। इसके अंतर्गत इसमें केंद्र सरकार से पहले प्राधिकरण प्राप्त करने की जरूरत होगी, जैसे कि दूरसंचार सेवा प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संरचना, रखरखाव, विस्तार करना, रेडियो उपकरण धारणा आता है। स्पेक्ट्रम की नीलामी का जो आवंटन है इसके अंतर्गत उपयोग को छोड़कर इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत निम्न शामिल है, जैसे कि विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड का निर्माण, मालवेयर निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता की एक व्यवस्था करता है। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि इस फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया और 30 अगस्त 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार अधिनियम को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य 2023 की धारा 24 के क्लॉज 1 के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। और इस अधिनियम में विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है और यह प्राधिकार प्राप्त बिना किसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनाधिकृत पहुंच करना प्राप्त करना तथा 3 वर्ष की कैद, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। और इस अधिनियम के अंतर्गत 2023 में कुछ सख्त नियम का किसी व्यक्ति में कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसके लिए नियंत्रित करता है, जैसे कि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है। और जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर लाइट्स प्राप्त सेवा क्षेत्रों में
यह कुल सीमा क्षेत्रों को घटाकर 6 कर दी गई है। तो वर्तमान में भारत में आप 9 सिम कार्ड रख सकते हैं, लेकिन जो कुछ क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर में लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों के लिए 6 सीमा मतलब कि इनकी 6 सिम कार्ड ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये हमारा अधिनियम था। अब हमारा नेक्स्ट अधिनियम आता है लोक शिक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य का टॉपिक होगा वो फिनिश हो जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।